हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो आपकी बुक के अंदर फर्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज टेम्परेचर एंड हीट। सो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सो टेम्परेचर बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है, जैसे शॉर्ट एंड टॉल। सो वैसे ही टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी ऑब्जेक्ट को हमें हॉट कहना है तो हम कैसे कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट एज हायर टेम्परेचर देन अनदर ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हॉटर। हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स लाइक टॉल एंड शॉर्ट। सेकंड टॉपिक है हीट। हीट का मीनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। सो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यहाँ पर कब तक हीट फ्लो होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक यहाँ पर हीट फ्लो होगी। सो हीट बेसिकली है क्या कि यहाँ पर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एक एनर्जी क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। सो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? दैट इज हीट। सो हीट की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर between a system and its surrounding by virtue of temperature difference। हमें पता है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा? दैट इज केल्विन। एंड हीट का ऐसा यूनिट क्या है? दैट इज जूल। सो द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर इज जूल। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर का बेसिकली हम यूज कहाँ पर करते हैं? टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? तो थर्मोमीटर बेसिकली है क्या? एक डिवाइस है। थर्मोमीटर मे बी डिफाइंड एज द डिवाइस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर विथ साइंटिफिक प्रिसीजन। इन कॉमन थर्मोमीटर्स मर्क्यूरी इज यूज। अब इसका जो प्रिंसिपल है थर्मोमीटर का, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है कि यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर हीट कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक। सो यहाँ पर उसका प्रिंसिपल भी सेम ही है। थर्मोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट एंड इन थर्मल इक्विलिब्रियम हैव द सेम टेम्परेचर। अगर टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट है एंड थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? दोनों का सेम होगा। सो थर्मोमीटर बेसिकली ये सिंपल प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक के अंदर है ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहीट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। सो ये टॉपिक में जनरली आपको क्या करना है कि फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस का रिलेशन आपको डिराइव करना है। एंड सिमिलरली आप रिलेशन डिराइव कर सकते हो सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में रिलेशन क्या है। सो यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर तीन स्केल है, दैट इज सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहीट स्केल एंड लास्ट वन दैट इज केल्विन स्केल। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि इसका लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट याद रखना है। सो लोअर फिक्स पॉइंट कंसिडर करना है आइस पॉइंट। तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस पॉइंट होता है। एंड अपर फिक्स पॉइंट दैट इज स्टीम। सेल्सियस स्केल पर अपर फिक्स पॉइंट क्या हुआ? दैट इज स्टीम, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर 100 - 0। सो इस स्केल पर कितने डिवीजन हो गए? 100 डिवीजन हो गए। मीन्स एक डिवीजन की वैल्यू क्या हुई? दैट इज 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। सो हमने क्या किया कि लोअर फिक्स पॉइंट याद रखा, दैट इज आइस पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली फ़ारेनहीट स्केल पर हमें वो लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट कहाँ पर मिलता है? दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहीट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहीट। सो 212 माइनस 32। सो इस स्केल पर कितने डिवीजन हो गए? 180 डिवीजन हो गए। सो यहाँ पर एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 1 डिग्री फ़ारेनहीट। सिमिलरली केल्विन स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट हमें कहाँ पर मिलता है? दैट इज 273.15 केल्विन। एंड अपर फिक्स पॉइंट कहाँ पर मिलता है? दैट इज 373.15 केल्विन। सो आप अगर माइनस करोगे, सो 373.15 माइनस 273.15, सो अगेन आपको 100 डिवीजन मिला। दैट मीन्स एक डिवीजन की वैल्यू क्या हुई? 1 केल्विन। सो इस तरह से आप सिंपली इस तीन स्केल को याद रख सकते हो। आपको लोअर फिक्स पॉइंट याद रखना है एंड अपर फिक्स पॉइंट याद रखना है। फिर दोनों का माइनस करोगे, सो कितने पार्ट्स हो गए वो मिल जाएंगे। सिमिलरली एक पार्ट की वैल्यू यहाँ पर होगी 1 सेल्सियस, यहाँ पर 1 डिवीजन की वैल्यू होगी 1 फ़ारेनहीट एंड यहाँ पर 1 डिवीजन की वैल्यू क्या होगी? 1 केल्विन। अब हमें रिलेशन डिराइव करना है। सो यहाँ पर हम लोअर फिक्स पॉइंट का यूज करेंगे। सो सबसे पहले सेल्सियस स्केल, सो Tc - 0। और इस स्केल पर कितने डिवीजन थे? दैट इज 100। सो यहाँ पर हम क्या कैसे रिलेशन फॉर्म करेंगे? Tc - 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, फ़ारेनहीट में लोअर फिक्स पॉइंट क्या था? 32। सो यहाँ पर हम लिखेंगे Tf - 32। और फ़ारेनहीट स्केल में कितने डिवीजन थे? दैट इज 180। सो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन दैट इज 180 इज इक्वल टू केल्विन स्केल में कितने डिवीजन थे? दैट इज 100। एंड लोअर फिक्स पॉइंट क्या था? दैट इज 273.15 केल्विन। सो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा? Tk - 273.15 डिवाइडेड बाय 100।
सो इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, Tc माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू Tf माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू Tk माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100। अगर हमें सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट का रिलेशन प्रूव करना है, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। सो Tc माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू Tf माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। सो यहाँ पर Tc माइनस 0 दैट इज Tc 180 डिवाइड में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 cancel out, 2 9s are 2 5s are, so 9 by 5, so Tc multiply 9 by 5 is equal to Tf minus 32. Rearrange this equation, so Tf is equal to Tc मल्टीप्लाई 9 बाई 5 प्लस 32। सो यहाँ पर हमें सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट में रिलेशन क्या मिला, Tf इज इक्वल टू 32 प्लस 9 बाई 5 इंटू Tc। सिमिलरली हम सेल्सियस एंड केल्विन का भी रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। सो 100 100 कैंसल आउट, सो Tk माइनस 273.15 इज इक्वल टू Tc। सो टेम्परेचर इन केल्विन कितना हुआ, दैट इज 273.15 प्लस Tc। सो इस तरह से आप सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड केल्विन के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। सो आगे हमने पढ़ा कि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। सो यहाँ पर हमने जो लोअर फिक्स पॉइंट पढ़ा एंड अपर फिक्स पॉइंट पढ़ा, वहां पर तो जो आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट वहां पर तो वो फिक्स वैल्यू दिखा रही थी, बट अदर देन दिस 2 पॉइंट्स कि वहां पर जो रीडिंग्स आ रहे थे वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स की एक्सपांशन प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी आइडियल गैस इक्वेशन की। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर शो डिफरेंट रीडिंग फॉर टेम्परेचर अदर देन द फिक्स पॉइंट बिकॉज ऑफ डिफरिंग एक्सपांशन प्रॉपर्टी। सो उसका सॉल्यूशन क्या निकला कि हमें गैस यूज करना है। सो अ थर्मोमीटर दैट यूजेस अ गैस gives the same readings regardless of which gas is used. सो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी आइडियल गैस इक्वेशन की। सो आइडियल गैस इक्वेशन याद रखना बहुत इजी है कि सबसे पहले आप बोयल्स लॉ याद रखो, चार्ल्स लॉ याद रखो और दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो। अगर कोई गैस का हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन दूर करेंगे तो इक्वल टू एंड कांस्टेंट एक रखना होगा। सो बोयल्स लॉ का इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो वी बाई टी इज इक्वल टू सी। सो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दे, सो हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, दैट इज पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो कांस्टेंट क्या है, दैट इज म्यू इनटू आर। सो हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, दैट इज पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। यहाँ पर म्यू का मीनिंग क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, आर दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड दैट्स वैल्यू इज 8.31 जूल पर मोल इनटू केल्विन। सो यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन हमें फॉर्म करना है। सबसे पहले बोयल्स लॉ का यूज किया, देन चार्ल्स लॉ का यूज किया, फिर दोनों को कंबाइन कर दिया। सो हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन क्या बन गया, दैट इज पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अगेन हमें आइडियल गैस इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड की एक्सपांशन प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। सो जो फिक्स पॉइंट था वहां पर तो स्केल सेम रीडिंग दिखा रही थी, बट उसके अलावा जो भी पॉइंट्स थे तो वहां पर रीडिंग सेम नहीं आ रहा था। इसके लिए हमने गैस यूज किया और गैस की एक्सपांशन प्रॉपर्टीज नियरली क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम वही देखेंगे कि यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस कंसिडर किए हैं। अगर हम उस गैस का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। एक गैस क्या हो गए, कंडेंस हो गए। तीनों तीन गैस की नियरली जो प्रॉपर्टी आ रही है वो सेम आ रही है कि वो उसका लोवेस्ट टेम्परेचर कितना होगा, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर सारे गैस एक पॉइंट पर कंडेंस हो रहे हैं, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से केल्विन स्केल स्टार्ट हुई कि यहाँ पर जो -273.15 डिग्री सेल्सियस हमें दिख रहा है उसको हमने कह दिया है 0 केल्विन, और यहाँ से केल्विन स्केल स्टार्ट हो रही है। 0 केल्विन इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगेन हमने ये जो टेम्परेचर है उसको हमने नाम दे दिया है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अगेन तीनों स्केल पर हम इंडिकेट करेंगे। केल्विन स्केल है 0 केल्विन, फिर लोअर फिक्स पॉइंट क्या था केल्विन के लिए, दैट इज 273.15 केल्विन, एंड स्टीम पॉइंट क्या था, दैट इज 373.15। सिमिलरली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में क्या हुआ, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। आइस पॉइंट क्या था, दैट इज 0.00 डिग्री सेल्सियस। स्टीम पॉइंट क्या था, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली फ़ारेनहीट में। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है क्या, दैट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल
at a temperature of absolute zero there is no motion and no heat, बिकॉज यहाँ पर जो भी गैस है वो टोटली क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते कंडेंस हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी मोशन नहीं होगी, कोई भी हीट नहीं होगी, और ये बेसिकली है क्या, दैट इज लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल। So absolute zero is the lowest temperature possible. At a temperature of absolute zero, there is no motion and no heat. Absolute zero occurs at a temperature of 0 degree Kelvin, or you can say that minus 273.15 degree Celsius, or at minus 460 degree Fahrenheit. So absolute zero is the foundation of the Kelvin temperature scale, or you can say that absolute scale temperature named after the British scientist Lord Kelvin. On this scale, minus 273.15 degrees Celsius is taken as a 0 point, that is called 0 Kelvin. And अगेन हमने ऑलरेडी आगे रिलेशन देख लिया है, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन का रिलेशन क्या होगा, दैट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल एक्सपांशन। अब थर्मल एक्सपांशन बहुत इजी टॉपिक है कि जनरली हम क्या देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सो लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो इन आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट मोस्ट सब्सटेंस एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, एंड अगर उसको हम कूल कर रहे हैं तो लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो बेसिकली अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी फेनोमेनन को हम कहेंगे थर्मल एक्सपांशन। सो अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी causes change in its dimension. The increase in dimension of a body due to increase its temperature, that is called thermal expansion. अगर लेंथ एक्सपांड हो रही है दैट मीन्स हम उसको कहेंगे लीनियर एक्सपांशन। द एक्सपांशन इज एरिया इज कॉल्ड एरिया एक्सपांशन। द एक्सपांशन इन वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपांशन। अब यहां पर जो एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन की, एप्लीकेशन हम कहां पर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास बोतल है। सो अगर उसका जो स्टॉपर है उसको हमें रिमूव करना है तो वो डिफिकल्ट है। सो उसको हम हीट करेंगे, सो वो जो नेक पोर्शन है बोतल का वो क्या होगा, एक्सपांड होगा। सो स्टॉपर्स कम्स आउट इजीली। सो इस तरह से हम थर्मल एक्सपांशन का यूज कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं दैट मीन्स लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर वो प्रिंसिपल का हम यूज डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस। सो आगे हमने देखा कि हमारे पास कोई एक लेंथ है एल, अगर हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया सो उसकी लेंथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, बट उसको हम अगर फ्रीली एक्सपांड होने दे तो उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। स्ट्रेस कब जनरेट होती है कि जब हम उसको प्रिवेंट करें, हम उस एक्सपांशन को ना होने दें। सो यहाँ पर अगर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होगा तो यहाँ पर जो फ्रीली एक्सपांशन हो रहा है वो फ्रीली एक्सपांशन नहीं होगा, तब जाकर उस मटेरियल के अंदर थर्मल स्ट्रेस जनरेट होती है। सो यहाँ पर जो भी चेंज हो रहा है लेंथ के अंदर वो प्रोपोर्शनल है कि हम कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। सो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर हम ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतनी ही लेंथ ज्यादा इंक्रीज होगी। सेकंड कौन सी थिंग पर डिपेंड करता है, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल। दैट मीन्स जितनी लेंथ इनिशियल ओरिजिनल लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी चेंज इन लेंथ पॉसिबल है। सो डेल्टा एल डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर हम इसको कंबाइन कर दे सो इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया, दैट इज डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल साइन दूर करेंगे तो हमें कांस्टेंट रखना होगा। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। सो यहां पर अल्फा का मीनिंग क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। सो डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू क्या बन गया, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। सो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल बाय एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी से। सो द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। सिमिलरली फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया फॉर टेम्परेचर चेंज कितना होगा, दैट इज डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू अल्फा ए डेल्टा टी। एंड फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम फॉर टेम्परेचर चेंज कितना होगा, दैट इज डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू अल्फा वी इंटू डेल्टा टी। सो अल्फा वी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा वी बाय वी इंटू 1 बाय डेल्टा टी। सो अल्फा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी 1 बाय डेल्टा टी। अब आपकी बुक के अंदर एक इक्वेशन है कि अल्फा वी इज इक्वल टू 1 बाय टी, ऐसा हमें प्रूफ करना है। सो बहुत ही इजी है। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अब यहां पर अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं सो प्रेशर कांस्टेंट अब चेंज कहां पर हो रहा है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के अंदर। सो पी डेल्टा वी म्यू आर कांस्टेंट डेल्टा टी।
अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, सो पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय पी वी, सो पी पी कैंसल आउट, सो डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू म्यू आर कैंसल आउट, सो डेल्टा टी बाय टी। नेक्स्ट इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, सो डेल्टा v बाई वी इंटू वन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वन बाई टी। इक्वेशन हमने ऑलरेडी आगे देखा, डेल्टा v बाई वी वन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या था, दैट इज अल्फा v। सो अल्फा v इज इक्वल टू इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया, दैट इज वन बाई टी। सो फॉर एन आइडियल गैस अल्फा v इज इक्वल टू इक्वेशन क्या होगा, वन बाई टी। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है अल्फा v इज इक्वल टू थ्री अल्फा एल, कि आपकी बुक के अंदर ये भी एक टॉपिक है कि अल्फा v की जगह पर थ्री अल्फा एल लिखा हुआ होगा। सो ये इक्वेशन हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, सो बेसिक इक्वेशन हमने ऑलरेडी आगे डिराइव किया, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या था, दैट इज अल्फा एल एल डेल्टा टी। सो वही इक्वेशन यहां पर यूज करना है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा वन डेल्टा टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये जो इक्वेशन प्रूफ करना है वो हमें क्यूब के लिए प्रूफ करना है। सो हमें पता है कि क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा। फॉर एग्जांपल क्यूब का वॉल्यूम अगर हम लेंथ कंसीडर करें एल, सो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज एल क्यूब। अब फॉर एग्जांपल इस क्यूब की लेंथ में चेंज हो रहा है, सो न्यू वॉल्यूम कितना बना, फॉर एग्जांपल चेंज हो रहा है डेल्टा एल जितना, सो एल प्लस डेल्टा एल क्यूब। सो ए हो गया हमारा फाइनल वॉल्यूम, ए हुआ इनिशियल वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, दैट इज एल प्लस डेल्टा एल क्यूब माइनस एल क्यूब। सो यहां पर वही इक्वेशन यूज किया है, चेंज इन वॉल्यूम दैट इज एल प्लस डेल्टा एल क्यूब माइनस एल क्यूब। अब क्यूब का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। सो यहां पर क्या हुआ, एल क्यूब प्लस डेल्टा एल क्यूब प्लस थ्री एल स्क्वायर डेल्टा एल प्लस थ्री एल डेल्टा एल स्क्वायर माइनस एल क्यूब एज इट इज। अगर हमारे पास कोई छोटी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 0.002, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, सो ये जो वैल्यू हमारे पास थी वो उससे भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। दैट मीन्स डेल्टा एल का अगर हम स्क्वायर करें, डेल्टा एल का क्यूब करें, सो वो नियरली वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 0। सो उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, एल क्यूब कैंसिल आउट, डेल्टा एल क्यूब उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एंड थ्री एल डेल्टा एल स्क्वायर उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, दैट इज थ्री एल स्क्वायर डेल्टा एल। सो यहां पर हमें वॉल्यूम की जरूरत है, क्यूब का वॉल्यूम क्या था, दैट इज एल क्यूब। सो एल से हमने मल्टीप्लाई किया, सो एल क्यूब, एंड एल से हमने डिवाइड कर दिया है, सो एल क्यूब दैट इज वी डेल्टा एल बाई एल। सो डेल्टा वी का इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, दैट इज थ्री वी डेल्टा एल बाई एल। सो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हुआ, डेल्टा वी इज इक्वल टू थ्री वी डेल्टा एल बाई एल हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। सो थ्री वी अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। अब इसको फॉर्म करना है, डेल्टा वी बाई वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू थ्री अल्फा एल। एंड ए इक्वेशन हमने ऑलरेडी आगे देखा, अल्फा वी इज इक्वल टू क्या था, दैट इज डेल्टा वी बाई वी इंटू वन बाई डेल्टा टी। सो यहां पर हम रख सकते हैं अल्फा वी, सो अल्फा वी इज इक्वल टू थ्री अल्फा एल। सो इस तरह से हम इस इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं, अल्फा वी इज इक्वल टू थ्री अल्फा एल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सो यहाँ पर जो वाटर है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। आगे के टॉपिक में हमने देखा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स लेंथ इंक्रीज हो रही थी, दैट मीन्स एक्सपांड हो रहा था। और अगर हम उसको कूलिंग करें, दैट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज करें, सो लेंथ डिक्रीज हो रही थी, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। बट यहाँ पर जो वाटर है वो वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंटली बिहेव करती है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए। बट यहाँ पर वाटर के केस में डिफरेंट हो रहा है कि वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और सिमिलरली अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस पर कूल करें, दैट मीन्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर उसका रिवर्स हो रहा है, दैट इज एक्सपांड हो रहा है। सो यहाँ पर एक्सपांड हो रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये जो डिफरेंटली बिहेव करता है वो यहाँ पर ही डिफरेंटली बिहेव करता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस या 4 to 0 डिग्री सेल्सियस। रिमेनिंग केस के अंदर फॉर एग्जांपल हम 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करें, सो हमने जो आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, एक्सपांड होगा। सिमिलरली 10 to 5 डिग्री सेल्सियस तक
अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो वाटर इसी टेम्परेचर पर क्या करता है, डिफरेंटली बिहेव करता है। सो वाटर एग्जिबिट्स एन एनोमलस बिहेवियर, it contracts on heating between 0 degree Celsius and 4 degree Celsius. The volume of a given amount of water decreases as it is cooled from room temperature until its temperature reaches 4 degree Celsius. So below 4 degree Celsius हमने आगे देखा कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड देयरफॉर डेंसिटी डिक्रीजेस। उसका मीनिंग क्या हुआ कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। सो दिस मीन्स दैट वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब इसका इंपॉर्टेंस कहां पर है कि जहां पर लेक्स एंड पॉन्ड्स है तो फ्रीजेस एट द टॉप फर्स्ट, कि हम जनरली देखते हैं कि लेक्स एंड पॉन्ड्स में जो टॉप पोर्शन होता है वो सबसे पहले फ्रीज होता है। यहाँ पर होता क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर फॉर एग्जांपल विंटर के सीजन में क्या होता है, डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री से 9 डिग्री, 8 डिग्री, 5 डिग्री, सो अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर प्रोसेस क्या होगी कि ये जो कूलिंग हो रहा है उसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। सो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ए लेयर कहां पर आएगा, डाउनवर्ड साइड, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मींस ए वाला लेयर कहां पर जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। सो ए प्रोसेस कब तक चलती जाएगी, जब तक 10 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर ना पहुंच जाए तब तक। अब जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंचा तो वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस वो क्या होगा, एक्सपांड होगा। अगर एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हमें पता है कि जिसकी डेंसिटी कम है वो कहां पर रहता है, टॉप पोर्शन में रहता है। सो यहां पर सबसे पहले फ्रीजिंग होना स्टार्ट होगा। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लेक्स एंड पॉन्ड्स में देखी जाती है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि यहाँ पर विंटर के सीजन में जो फिश वो इजीली यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉप पोर्शन जो है वो सबसे पहले फ्रीज हो रहा है। सो लेक्स एंड पॉन्ड्स फ्रीज एट द टॉप फर्स्ट। As the lake cools towards 4 degrees Celsius, water near the surface loses energy to the atmosphere, becomes denser and sinks. The warmer, less dense water near the bottom rises. However, once the colder water on the top reaches temperature below 4 degrees Celsius, it becomes less dense and remains at the surface where it freezes. So, if water did not have this property, lakes and ponds would freeze from the bottom, which would destroy their animal and plant life. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, that is the ratio of the heat absorbed or rejected by a substance to the corresponding change in temperature, that is called heat capacity. Simply आपको इक्वेशन याद रखना है, S is equal to delta Q by delta T. delta Q क्या होता है, that is the heat absorbed या तो heat rejected, and delta T that is the change in temperature. So the ratio of the heat absorbed or rejected by a substance to the corresponding change in temperature, that is called heat capacity. सो हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस S इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। यहाँ पर हीट का यूनिट क्या होता है, दैट इज जूल और कैलोरी। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, दैट इज केल्विन और सेल्सियस। सो ऐसा यूनिट इज जूल पर केल्विन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिंपली डिफरेंट कितना होगा कि यहाँ पर जो मास होगा वो यूनिट मास होगा, और उसका टेम्परेचर हमें कितना डिग्री सेल्सियस रेज करना है, दैट इज 1 यूनिट जितना टेम्परेचर उसका क्या करना है, रेज करना है। सो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास of a substance by 1 unit is defined as the specific heat capacity of the substance. So बहुत इजी डेफिनेशन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल s से डिफाइन करते हैं, सो कैपिटल S डिवाइडेड बाय स्मॉल m। सो यहाँ पर हीट कैपेसिटी थी कैपिटल S, सो कैपिटल S बाय m। यहाँ पर यूनिट मास है, दैट मीन्स डिवाइड में हमने क्या लिखा है, दैट इज m। सो हीट कैपेसिटी का इक्वेशन क्या था, दैट इज डेल्टा Q बाय डेल्टा T। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुई, दैट इज 1 बाय m डेल्टा Q बाय डेल्टा T। सो यूनिट क्या हुआ, जूल पर केजी इनटू केल्विन। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुई कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिट मास जितना सब्सटेंस है, मीन्स 1 kg सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस जितना रेज करना है, सो हमें कितनी हीट सप्लाइड करनी होगी, सो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो यहाँ पर केजी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज मोलर। सो इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स इंस्टेड ऑफ केजी, we can define heat capacity per mole of the substance by capital C is equal to S by mu। यहाँ पर mu का मीनिंग क्या है, that is the molar mass, and C that is the molar specific heat capacity। so यहाँ पर यूनिट क्या हुआ, that is the joule per mole into Kelvin। अब Cp का मीनिंग क्या होता है, दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv दैट मींस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अदर सब्सटेंस के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। सो वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंपेयर टू अदर सब्सटेंस। फॉर दिस रीजन हम वाटर को हीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड कूलेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर वाटर को गर्म होना है तो वो स्लोली स्लोली गर्म होगा, वाटर वार्म्स अप मोर स्लोली। अगर वो कूल डाउन हो रहा है तो भी वो टाइम क्या लगाएगा, बहुत ही ज्यादा लगाएगा। सो कूल्स डाउन मोर स्लोली। सो वाटर की स्पेसिफिक हीट दूसरे सब्सटेंस की कंपेयर में हाईएस्ट होती है। सो फॉर दिस रीजन वाटर इज कूल्ड एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स एज वेल एज अ हीटर इन हॉट वाटर बैग्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलोरीमेट्री एंड कैलोरीमीटर। सो कैलोरीमेट्री, सो कैलोरी दैट मींस हीट एंड मेट्री दैट मींस मेजरमेंट। दैट मींस कैलोरीमेट्री मींस साइंस की एक ऐसी ब्रांच है कि जहां पर हीट मेजरमेंट हम करते हैं। सो कैलोरीमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ हीट। अब वो जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर। सो डिवाइस इन विच हीट मेजरमेंट कैन बी मेड इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल। सो कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है कि जितनी हीट हॉट ऑब्जेक्ट लॉस कर रहा है उतनी हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, गेन करेगा। सो यहाँ पर सराउंडिंग में कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर हम प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी provided there is no exchange of heat with the surroundings। so heat gained by the cold body is equal to heat lost by the hot body। नेक्स्ट हम देखेंगे कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक वुडन जैकेट है, यहाँ पर ग्लास वूल है, ग्लास वूल दैट मीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल है, एंड यहाँ पर थर्मोमीटर रखा है, एक स्टरर होता है एंड एक एल्यूमिनियम का वेसल होता है। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, it consists of a metallic vessel and stirrer of the same material like copper और aluminium। so यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की एक वेसल है, उसके अंदर एक स्टरर रखा है, उसका फंक्शन क्या होता है, मिक्सिंग के लिए या टेम्परेचर डाउन करने के लिए उसका यूज होता है। नेक्स्ट स्टेप, द वेसल इज केप्ट इनसाइड अ वुडन जैकेट विच कंटेन्स हीट इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक ग्लास वूल। सो यहाँ पर इस एल्यूमिनियम वेसल के आसपास एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसको कहते हैं ग्लास वूल। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, the outer jacket acts as a heat shield and reduces the heat loss from the inner vessel. There is an opening in the outer jacket through which a mercury thermometer can be inserted into the calorimeter। So there is an opening in the outer jacket in which mercury thermometer is inserted। Next topic है हमारा change of state। Matter exists in three states: solid, liquid and gas। सो चेंज ऑफ स्टेट का मीनिंग क्या होता है, ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ द स्टेट टू अनदर। फॉर एग्जांपल सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। सो ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ द स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन याद रखनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपोराइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन। सो मेल्टिंग दैट मीन्स द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। चेंज ऑफ स्टेट कहां से कहां हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, तो उसको हम कहेंगे मेल्टिंग। अगर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है लिक्विड टू सॉलिड, दैट मीन्स हम उसको क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। सो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। अगर लिक्विड टू वेपर चेंज हो रहा है दैट मीन्स हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज वेपोराइजेशन। सो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। एंड अगर सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, दैट मीन्स हम उसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। So solid state to vapor state without passing through the liquid state is called sublimation and substance is said to be sublime। फॉर एग्जाम्पल ड्राई आइस एंड आयोडीन आर सबलाइम। सो आपको ये फोर डेफिनेशन याद रखनी है। मेल्टिंग दैट मीन्स द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूजन दैट मीन्स द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, then vaporization that means the change of state from liquid to vapor, and
if the change of state from solid state to vapor state without passing through the liquid state, that is called sublimation, and substance is said to be sublime. So during the sublimation process, both solid and vapor states of a substance coexist in thermal equilibrium. So आपके एग्जाम में मेल्टिंग की डेफिनेशन आ सकती है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ सकती है. सो मेल्टिंग में क्या हो रहा था, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था. सो यहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर कि जहां पर ये दोनों फेज क्या करते हो, को एग्जिस्ट करते हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में है. सो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे. सो मेल्टिंग पॉइंट दैट मींस द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट स्टेप है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग में क्या हो रहा था, लिक्विड टू वेपर. एक ऐसा टेम्परेचर कि जहां पर लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. सो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. सो अगर हम लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, सो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी साथ में क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रिपल पॉइंट. सो नाम ही सजेस्ट कर रहा है ट्रिपल पॉइंट, दैट मीन्स सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा एंड वेपर फेज भी होगा. सो एक साथ अगर ये तीन फेज को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट कहेंगे. जनरली ये फिनोमेनन कहां पर देखने को मिलता है, आइस में देखने को मिलता है कि आइस यहाँ पर सॉलिड फेज में है, साथ में यहाँ पर लिक्विड फेज भी होगा, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आइस में से आपको वाटर वेपर भी दिखाई देगी. दैट मीन्स तीनों तीन फेज है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर. सो ट्रिपल पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ, ट्रिपल पॉइंट इज सच अ स्टेट इन विच द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेज ऑफ ए सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. तो उस पॉइंट को हम कहेंगे ट्रिपल पॉइंट. अगर आपके एग्जाम में आए कि प्योर वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, सो 273.16 केल्विन. अगर सेल्सियस में लिखना है तो 0.01 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजिलेशन. रिजिलेशन में आपको क्या याद रखना है कि अगर हम आइस पर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, सो उसका मेल्टिंग होगा. जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, सो उसका रीफ्रीजिंग हो जाएगा. सो आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी गई है कि यहाँ पर एक आइस का एक स्लेब कंसिडर किया है, यहाँ पर एक वायर है, यहाँ पर हमने वेट अप्लाई किए हैं. यहाँ पर वेट अप्लाई करने से इस आइस के स्लेब पर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स आइस का क्या हुआ, मेल्टिंग हुआ. जैसे ही मेल्टिंग हुआ तो ये जो वायर है वो आइस के अंदर चला जाएगा. उसके बाद ऊपर की साइड फिर से प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. सो वहां पर फिर से फ्रीजिंग हो जाएगा. सो यहाँ पर रिजिलेशन का मीनिंग क्या है, रिजिलेशन इज द फिनोमेनन ऑफ आइस मेल्टिंग अंडर प्रेशर एंड रीफ्रीजिंग व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस. So ice melts at lower temperature due to increase in pressure. When the wire has passed, water above the wire freezes again. So wire pass through this ice slab. So इस फिनोमिनन को कहते हैं रिजिलेशन. सिंपल आपको याद रखना है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो गया वैसे ही आइस का मेल्टिंग हो जाएगा, और जैसे ही ऊपर साइड का प्रेशर फिर से डिक्रीज हो जाएगा, सो फिर से क्या हो जाएगा, रीफ्रीजिंग हो जाएगा. सो यहाँ पर इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, रिजिलेशन कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट. सो सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर हमने वाटर कंसीडर किया है. अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जांपल इनिशियली वाटर का रूम टेम्परेचर कितना है, फॉर एग्जांपल 35 डिग्री सेल्सियस जितना है, तो यहाँ पर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पर टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, 35 से लेकर 99.999 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा. बट यहाँ पर जो वाटर है वो वाटर फेज के अंदर ही रहेगा, उसका फेज चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स वाटर टू वेपर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है. सो यहां तक जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उस हीट को हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट कहेंगे. सो सेंसिबल हीट का मीनिंग क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है. दैट मीन्स उस हीट को हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट कहेंगे. नेक्स्ट है लेटेंट हीट. तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तब आप ऑब्जर्व करोगे कि वो टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, और वहां पर फेज चेंज हो रहा है वाटर टू वेपर. सो इस हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे. सो लेटेंट हीट में क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट, फेज चेंज होगा. सिंपल आपको याद रखना है, सेंसिबल हीट दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बट फेज चेंज नहीं हो रहा है, एंड लेटेंट हीट दैट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है, फेज चेंज होगा. सो द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट ट्रांसफर ड्यूरिंग द change of state of the substance is called latent heat of the substance for the process. So यहाँ पर clearly mention है
कि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है और उसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इफ मास m ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, देन क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज गिवन बाय q इज इक्वल टू ml। सो यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय एम, एंड L का मीनिंग क्या होगा, दैट इज लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट का यूनिट क्या होगा, दैट इज Q, दैट इज द जूल पर केजी। सो ऐसा यूनिट इज जूल पर केजी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ आइस इज कन्वर्टेड इनटू गैस फेज। सो यहाँ पर आइस को हमने कंसिडर किया है -10 डिग्री सेल्सियस पर। सो यहाँ पर हीट सप्लाइड हो रही है, सो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर फेज चेंज नहीं हो रहा है। सो -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस पर फेज चेंज नहीं हो रहा है, बट टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर जो हीट सप्लाइड हो रही है उसको हम कहेंगे सेंसिबल हीट। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होते होते 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, तो हमें पता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर फेज चेंज होगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फेज। सो यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर जो हीट सप्लाइड हो रही है वो होगी लेटेंट हीट। सो इस पॉइंट पर सॉलिड टोटली लिक्विड फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट यहाँ पर अगेन फेज चेंज नहीं हो रहा है। सो 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट यहाँ पर जो लिक्विड फेज है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर जो हीट सप्लाई हो रही है वो होगी सेंसिबल हीट। अगेन जैसे ही लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और फेज चेंज होगा वाटर टू वेपर। अब यहाँ पर स्टीम एंड गैस में क्या डिफरेंस होता है, वेपर दैट मीन्स वहां पर वाटर पार्टिकल्स हो गए, यहाँ पर इवेपोरेशन इज नॉट कंप्लीटेड फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट, बट गैस में क्या होता है, दैट इज अ कंप्लीट वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। सो यहाँ पर जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बट फेज चेंज नहीं हो रहा है, वहां पर सेंसिबल हीट होगी, एंड जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और फेज भी साथ में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर कौन सी हीट होगी, लेटेंट हीट होगी। इन दिस वे आइस इज कन्वर्टेड इनटू गैस फेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देयर आर 3 मोड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब कंडक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करूं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। सो अगर हम इस साइड से हीट सप्लाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी। जैसे ही थर्मल एनर्जी मिल रही है, वो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। वो मोशन नहीं कर रहा है, बट अपनी जगह पर क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। अब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली स्पेस हो गए, दैट मीन्स ए मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहा है, तो उसके साथ वाला मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, वाइब्रेट होगा। इस तरह से यहाँ पर थर्मल एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जाएगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो कंडक्शन होने के लिए 2 कंडीशन है, एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, एंड सेकंड यहाँ पर जो मोलिक्यूल्स है उसकी एक्चुअल मोशन नहीं हो रही है, वो मोलिक्यूल्स अपनी जगह पर क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। सो इस तरह से कोई भी हीट ट्रांसफर अगर हो रहा है, दैट मीन्स उस मोड को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। सेकंड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वाटर कंसीडर किया है, हीट सप्लाइड हो रही है। सो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले कौन से लेयर को हीट मिलेगी, ये डाउनवर्ड साइड के लेयर को हीट मिलेगी। जैसे ही उसको हीट मिली, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसकी डेंसिटी क्या हुई, कम हुई। जैसे ही डेंसिटी कम हुई, ये लेयर कहाँ पर जाने की ट्राई करेगा, ऊपर की साइड जाने के लिए ट्राई करेगा। सो ए लेयर ऊपर की साइड जाएगा। सिमिलरली जो ऊपर का लेयर है वो कौन सी साइड आएगा, डाउनवर्ड साइड। फिर से वो लेयर को हीट मिलेगी, फिर से वो एक्सपांड होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ऑलरेडी हमने आगे देखा कि यहाँ पर एक्सपांशन होगा, दैट मीन्स वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड डेंसिटी क्या होती है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और हमें पता है कि जिसकी डेंसिटी कम है वो लेयर कहाँ पर जाएगा, अगेन ऊपर की साइड जाएगा। सो इस तरह से लेयर बाय लेयर वहां पर हीट ट्रांसफर होगी। सो उस मोड को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्शन कहेंगे। बट कन्वेक्शन में भी 2 टाइप है, फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। सो ये जो कन्वेक्शन मैंने एक्सप्लेन किया वो फ्री कन्वेक्शन हुआ, क्योंकि यहां पर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस हीट ट्रांसफर हो रही है। एंड रेडिएशन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है। दैट मीन्स ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है उसको हम कहेंगे रेडिएशन, कि यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई मीडियम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो उस टाइप को हम क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। सो कंडक्शन में क्या हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए और मोलेक्यूल्स यहाँ पर वाइब्रेट होगा और हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होती जाएगी, बट यहाँ पर एक्चुअल मोशन ऑफ मोलेक्यूल्स नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस हीट ट्रांसफर हो रहा है और एक्चुअल मोशन ऑफ मोलेक्यूल्स हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी हमें हीट लग रही है। दैट मीन्स ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है उसको हम कहेंगे रेडिएशन। सो यहाँ पर एक और फिगर है, तो ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर एक डायरेक्ट कांटेक्ट है। दैट मीन्स मोलेक्यूल वाइब्रेट होगा और जैसे ही मोलेक्यूल्स वाइब्रेट होते जाएंगे थर्मल एनर्जी आगे पास होती जाएगी। सो इस तरह से हीट ट्रांसफर होगा। सो इस मोड को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। यहाँ पर एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स है, दैट मीन्स इस मोड को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्शन। यहाँ पर कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पर हीट लग रही है, दैट मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। सो कंडक्शन बेसिकली है क्या, कंडक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ ए बॉडी बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस। कि यहाँ पर टेम्परेचर, एक साइड का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, दूसरी साइड का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। सो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर हीट आगे ट्रांसफर होती जाएगी। Next, conduction is the process by which energy is transmitted through collision between neighboring atoms or molecules. So ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो molecules अपनी जगह पर क्या हो रहा है, vibrate हो रहा है। So conduction is the process by which heat energy is transmitted through collision between neighboring atoms or molecules. These vibrating molecules colliding with their neighboring molecules, making them also vibrate faster. As these molecules collide, thermal energy is transferred. So medium particles vibrate to and fro about their mean position and pass on thermal energy to the neighboring particles. The rate of flow of heat, that means कितनी स्पीड से वो हीट फ्लो करेगी, वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर डिफरेंस पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर एंड उसकी लेंथ पर. So the rate of flow of heat is proportional to the temperature difference, that is T1 minus T2, and area of cross section, and inversely proportional to the length. So H proportional to T1 minus T2 into area divided by length. Temperature difference and area से directly proportional होगी and heat flow inversely proportional to length है. प्रोपोर्शनल साइन दूर करेंगे तो एक कांस्टेंट रखना होगा. सो H इज इक्वल टू K इंटू ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L. सो इस K को हम क्या कहेंगे, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और उसको हम कहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी. सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल. सो यहां पर K का सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K फॉर अ मटेरियल द मोर रैपिडली विल इट कंडक्ट हीट. सो अगर थर्मल कंडक्टिविटी की हमें डेफिनेशन लिखनी है तो थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली क्या हुई, एबिलिटी ऑफ ए गिवन मटेरियल टू कंडक्ट हीट, या आप कह सकते हो एबिलिटी ऑफ ए गिवन मटेरियल टू ट्रांसफर हीट, तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी. सो थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या हुई, थर्मल कंडक्टिविटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए गिवन मटेरियल टू कंडक्ट और ट्रांसफर हीट. अब आपके एग्जाम में थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट भी आ सकता है, तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, दैट इज के को यहां से सब्जेक्ट बनाओ. सो के इज इक्वल टू एच इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू T1 माइनस T2. यहां पर एच का मीनिंग क्या था, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट मीन्स Q डिवाइडेड बाई टी, सो जूल पर सेकंड. लेंथ का यूनिट क्या है, दैट इज मीटर. एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट दैट इज केल्विन. सो मीटर मीटर कैंसल आउट, सो यूनिट क्या हुआ, दैट इज जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन. जूल पर सेकंड हमें पता है दैट इज वॉट, सो वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स. सो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हुआ, वॉट इंटू मीटर इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेक्शन. कन्वेक्शन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि कन्वेक्शन दो टाइप के होते हैं, दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन क्या है कि कन्वेक्शन में एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर होता है. So convection is a mode of heat transfer by actual motion of matter. It is possible only in fluids. दो टाइप के कन्वेक्शन होते हैं, दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन. नेचुरल कन्वेक्शन में क्या हुआ, अभी हमने देखा कि ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस यहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है. So fluid particles move due to the temperature and density difference.
फोर्स कन्वेक्शन में हम एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल फैन है, ब्लोअर है। सो इन फोर्स कन्वेक्शन द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। सो यहाँ पर एग्जांपल क्या होगा फ्री कन्वेक्शन का, दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर molecules while boiling, and example of force convection क्या होगा, that is movement of molecules due to the fan or blower। फोर्स कन्वेक्शन में फैन और ब्लोअर का यूज हो रहा है, सो यहाँ पर हम फ्लो ऑफ मोलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बट नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन में फ्लो ऑफ मोलिक्यूल्स कैन नॉट बी कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी ब्रीज। सो यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग डे टाइम ग्राउंड हिट्स अप मोर क्विकली देन वाटर, कि वाटर की कंपेयर में यहाँ पर जो ग्राउंड है वो जल्दी से गर्म होगा। सो उसकी वजह से क्या होगा कि एयर इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड इज हीटेड बाय कंडक्शन। अगर एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा, एक्सपांड होगी, और एक्सपांड होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द वार्म एयर राइजेस एंड अदर कूलर एयर मूव्स टू फिल द स्पेस क्रिएटिंग अ सी ब्रीज। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर वार्म एयर ऊपर की साइड गई, दैट मीन्स यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पर कूलर एयर डाउनवर्ड साइड आई, दैट मीन्स यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। सो ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर सी ब्रीज होता है, और इस तरह से कन्वेक्शन साइकिल एक सेटअप होती है। At night, the ground loses its heat more quickly and the water surface is warmer than the land. As a result, the cycle is reverse. So, इस phenomenon को हम क्या कहेंगे? That is land breeze. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन, रेडिएशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर होने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो थर्मल रेडिएशन दैट मीन्स द मैकेनिज्म फॉर हीट ट्रांसफर दैट नीड्स नो मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन, एंड द एनर्जी सो रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। इस थर्मल रेडिएशन के अंदर 2 से 3 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी। सो ब्लैक बॉडी का मीनिंग क्या होता है, ब्लैक बॉडी इज दैट एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मींस उसमें रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, ट्रांसमिट भी नहीं होगा, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो उस सरफेस पर इंसिडेंट हो रहे हैं वो सारे इंसिडेंट रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सो टू स्टे इन थर्मल इक्विलिब्रियम, वो जिस रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है उसी रेट से रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट है इमिसिव पावर। इमिसिव पावर का मीनिंग क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय अ सरफेस इन ऑल डायरेक्शन ओवर द एंटायर वेवलेंथ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इमिसिव पावर। सो यहां पर इमिसिव पावर का मीनिंग क्या हुआ, इमिसिव पावर दैट इज कैपिटल ई, that is heat emitted by a surface in all direction over the entire wavelength पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, इमिसिव पावर कहेंगे। सो नेक्स्ट आपके सिलेबस में है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सो सबसे पहले उसका इक्वेशन याद रखो, ई दैट इज द इमिसिव पावर। बी का मीनिंग है कि यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ब्लैक बॉडी के लिए अप्लाई होता है। सो इमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. So EB proportional to T raised to 4. So E that is the emissive power, T that is the absolute temperature. So Stephen Boltzmann law का statement क्या हुआ, that is according to Stephen Boltzmann law, emissive power of a black body is proportional to fourth power of its absolute temperature. So EB proportional to T raised to 4. प्रोपोर्शनल साइन दूर करके इक्वल टू रखेंगे तो एक कांस्टेंट रखेंगे। सो EB इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू 4। यहाँ पर EB का मीनिंग क्या हुआ, टोटल इमिसिव पावर, T that is the absolute temperature, and sigma that is the Stephen Boltzmann constant, and its value is 5.67 multiplied 10 raised to minus 8 watt per meter square into Kelvin raised to 4। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सो यहाँ पर आपको सिंपल पहले इक्वेशन याद रख लो, दैट इज लैम्बडा मैक्सिमम इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। लैम्बडा मैक्सिमम दैट मींस मैक्सिमम वेवलेंथ, टी दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ टी दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड लैम्बडा मैक्सिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू विच energy emitted by black body is constant. So lambda maximum into T is equal to constant. लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर कूलिंग हो रहा है, दैट मीन्स हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है। सो द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस से। सो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट दैट इज माइनस dq बाई dt। यहाँ पर कूलिंग हो रहा है, हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है, दैट मीन्स माइनस। सो द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट माइनस dq बाई dt ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा t।
between the body and its surrounding provided the temperature difference is small. So equation क्या हुआ, minus dq by dt is directly proportional to temperature difference. फॉर एग्जाम्पल दैट इज T2 माइनस T1. यहाँ पर T2 का मीनिंग क्या हुआ, दैट इज द बॉडी टेम्परेचर एंड T1 दैट मीन्स सराउंडिंग टेम्परेचर. सो यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन दूर करेंगे तो एक कांस्टेंट रखना होगा दैट इज के. सो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के T2 माइनस T1. आप ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका जो कूलिंग रेट है वो बहुत ही फास्ट होगा. जैसे ही उसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, वैसे ही उसका जो कूलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. मीन्स कूलिंग होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा. दैट मीन्स जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना उसका कूलिंग क्या होगा, फास्ट होगा. जैसे ही टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से नजदीक पहुंच जाएगा वैसे वो कूलिंग होने में टाइम क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा. इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. बहुत ही इजी है. द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट माइनस डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. सो इतने टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है. थैंक यू.